हाय एवरीवन, वेलकम टू अनलर्न विद विशाल वर्मा। मैं आप सभी का अपना विशाल वर्मा और बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अनलर्न विद विशाल वर्मा पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सभी से निवेदन है कि सबसे पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम विशाल वर्मा और मैं क्वालिफाइड हूँ NTA UGC नेट JRF मैनेजमेंट, कॉमर्स, HRM और इकोनॉमिक्स में। 4 सब्जेक्ट्स में मेरा नेट JRF क्वालिफाई है। मेरे पास 3 JRF और 5 टाइम्स नेट क्वालिफाइड हूँ मैं। सर्टिफाइड कैरियर कोच के तौर पे मैं डिप्लोमा कर चुका हूँ, एडवांस डिप्लोमा एंड प्रोफेशनल डिप्लोमा, एंड मैंने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इन ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग साइकोलॉजी में कंप्लीट किया हुआ। तो आप सभी के बीच में आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ मैं, जो NTA UGC नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, पेपर 1 के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर बात करेंगे हम। तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे जो आपकी लर्निंग को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्वालिटी कंटेंट। तो मैं कोशिश करूँगा एग्ज़ाम के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप सभी तक वीडियो लेकर के आओ। तो चलिए समझ लेते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि शिक्षा से सामर्थ्य और सामर्थ्य से परिवर्तन के प्रतीक तक रुकना मत, टूटना मत, बस लगे रहो। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, आपके अंदर लगन है, तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। तो चलिए आज के टॉपिक बात करते हैं। आज का टॉपिक है, जी हाँ, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के को लेकर के आज बात करने वाला हूँ। तो NEP आ गई है, 34 साल बाद रिवाइज हुई है। तो इस नए एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आज हम इसके उन सभी इम्पॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको आंसर बताऊंगा और इन सभी MCQs को आप तैयार कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये सारे MCQs कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से NTA UGC नेट के में अगर आप JRF चाहते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन। उससे पहले आप सभी, ऊपर स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का नंबर मेरा, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और फ्री में NTA UGC नेट की तैयारी कर सकते हैं। अनलर्न विद विशाल वर्मा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ लाइव, तो आप वहाँ पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रश्नों को मैं आप सभी के सामने रखूँगा और आपसे गुजारिश करूँगा कि आप कमेंट में बताएं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में बताएं और अपने उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, उसको क्रॉस चेक भी करें। इससे आपकी प्रिपरेशन पुख्ता हो जाएगी। तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो टॉप MCQs 20-25 जितने भी हैं, 25-30 क्वेश्चन जो बने हैं इंपॉर्टेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और उसके ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन बना पाया मैं, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हुम कमिटी for evaluation of new education policy submitted its report in May 2016। मई 2016 में कमिटी फॉर इवेल्युएशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एक कमिटी बनाई गई थी। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आप देख रहे हैं उसके लिए बनाई गई कमिटी, जिसका नाम है कमिटी फॉर इवेल्युएशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसने अपनी रिपोर्ट मई 2016 में सबमिट कर दी थी। उसका चेयरमैनशिप किसे बना उसका चेयरमैन किसे बनाया गया था, आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो बेटा इसका आंसर पहला ही है, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। उनका नाम है बेटा लेट श्री TSR सुब्रमण्यम। तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट श्री TSR सुब्रमण्यम, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी, कमिटी फॉर इवेल्युएशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन May 2016 and based on this the ministry has prepared some input for the draft national education policy 2016। तो बेटा इसका आंसर था पहला TSR सुब्रमण्यम, राइट। तो ये उसके चेयरमैनशिप थे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है वो ये है कि इन NEP that is national education policy 2020 the current 10+2 system to be replaced by a new curricular structure। What is new curricular structure? ये नया करिकुलर स्ट्रक्चर क्या है?
नंबर ए 3+4+4+5, नंबर बी 5+3+3+4 ईयर, नंबर सी 4+3+3+5 और नंबर डी 5+4+3+3। तो बेटा इसका आंसर है नंबर बी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, द करंट 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड बाय a new, that is 5+3+3+3 curricular structure corresponding to age 3+8, 3 to 8 years and 8 to 11 years and 11 to 14 year and 14 to 18 years। तो पहला जो 5 साल है वो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, अगले 3 साल की स्टडीज़ 8 से 11 साल के बच्चे, उसके बाद 11 से 14 में 3 साल और आगे 4 साल 14 से 18 तक के बच्चे पढ़ेंगे। ये अब नए स्कूलिंग सिस्टम की शुरुआत कर रहा है NEP 2020। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी 2020, टीचर विल बी एबल टू टीच लेसन्स इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू ग्रेड। अब नए एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार बच्चों को उनके मातृभाषा में या उनके रीजनल भाषा में पढ़ाया जाएगा। तो ये स्टडीज़ वो किस ग्रेड तक कर सकते हैं? ए ग्रेड 3, बी ग्रेड 4, सी ग्रेड 5 और नन ऑफ दीज। बेटा इसका आंसर है सी, दैट इज ग्रेड 5। अब बच्चे ग्रेड 5 तक, एटलीस्ट ग्रेड 5 तक अपने मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज में लर्निंग कर सकते हैं और अध्यापकों को उनके मदर टंग में या उनके रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना होगा। In NEP 2020, teaching up to at least grade 5 to be in mother tongue, regional language, no language will be imposed on any student। कोई भी भाषा बच्चों के ऊपर जबरन नहीं थोपा जाएगा। इसका मतलब बच्चे अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में ग्रेड 5 तक पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बाय विच ईयर द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इज गोइंग टू बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री। आप सभी को बता दूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज देखने को मिला है NEP पॉलिसी 2020 में, जिसमें ये कहा गया है कि टीचर बनने के लिए, स्कूल टीचिंग करने के लिए मिनिमम डिग्री 4 साल की इंटीग्रेटेड B.Ed कंपल्सरी होगी। ये कब तक लागू कर दिया जाएगा? किस ईयर तक ये लागू कर दिया जाएगा ये प्रावधान? तो बेटा इसका आंसर है डी, दैट इज 2030। 2030 में 2030 तक मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इज गोइंग टू बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री एज पर नेशनल पॉलिसी 2020। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है ड्राफ्टिंग कमिटी NEP पॉलिसी 2020 के ऊपर। आपसे पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ड्राफ्टिंग NEP 2020 इन जून 2017। जब एजुकेशन पॉलिसी की कमिटी ने अपना रिपोर्ट सौंप दिया 2016 में, उसके बाद जून 2017 से ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस पर काम करना शुरू किया और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे उनका नाम क्या था, आपसे पूछा जा रहा है। तो बेटा इसका आंसर है नंबर बी, इनका नाम था डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। इसको हम समझते हैं। अ कमिटी फॉर ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन जून 2017। जून 2017 में जब कमिटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया 2016 में, तो एक नई कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था कमिटी फॉर ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसका काम था दिए गए रिपोर्ट को ड्राफ्ट के रूप में कन्वर्ट करना। और इसके जो चेयरमैन थे वो एमिनिस्ट साइंटिस्ट जिनका नाम था डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, उनको सौंपा गया। विच सबमिटेड द ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी 2019 टू द ऑनरेबल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑन 31 मई 2019। उसके बाद आप सभी के सामने ये नया एजुकेशन पॉलिसी रूल के माध्यम से निकल के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी 2020
2020 by how much percentage the gross enrollment ratio in higher education to be raised। उच्च शिक्षा में नए एजुकेशन पॉलिसी में उच्च शिक्षा के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को किस परसेंट तक बढ़ाने की बात कही गई है। नंबर ए 25%, 30%, 40% या नंबर डी 50%। तो बेटा इसका उत्तर है नंबर डी, दैट इज 50%। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज टू 50% बाई 2035। मतलब 1935 तक, वर्ष 1935 तक भारत में हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक करने की टारगेट रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डैश will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education as per NEP 2020। प्रश्न है कि एक ऐसे संस्था का निर्माण किया जाएगा जो भारत में रिसर्च को बढ़ावा देगी और रिसर्च के इन्वायरमेंट को क्रिएट करेगी। उस संस्था का नाम होगा नेशनल कमीशन फाउंडेशन, हायर कमीशन फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो बेटा इस प्रश्न का उत्तर है नंबर सी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू NEP 2020, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी क्रिएटेड एज एन अपेक्स बॉडी। अपेक्स बॉडी का मतलब होता है सबसे बड़ी संस्था, फॉर फोस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में रिसर्च को, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन संस्था की स्थापना की जाएगी, जिसका प्रावधान, जिसकी बात NEP पॉलिसी 2020 में कही गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वॉज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ HRD इन विच ईयर। तो बेटा सबसे पहले MHRD जो आपका प्रेजेंट समय में आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट देखते हैं MHRD, उसका पहले नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था। फिर से NEP पॉलिसी में MHRD को बदल के उसके पुराने नाम में किया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि पहले MHRD जो नाम रखी गई, उससे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाता, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से MHRD कब बनाया गया था बेटा। तो इस प्रश्न का बेटा उत्तर है 1985। 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर दिया गया था। जी हाँ, 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू चेंज इट्स नेम टू मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड विद द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ न्यूली ड्राफ्टेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वॉज रीनेम्ड बैक टू मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन। तो दोबारा से उसका नाम पुराना जो था पहले वही रख दिया गया है इसी नए एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। अब आपको HRD मिनिस्ट्री ना कह करके अब उसको हमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहना पड़ेगा, ठीक है, और उसी के नाम से वो जाना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्ड कमिटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019। जो 2019 की ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी थी, एजुकेशन पॉलिसी थी, उसको किसने चेयर किया। विवेक देबरॉय ने, विवेक पंडित ने, KM सोनी ने या फिर डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने। तो बेटा इस प्रश्न का उत्तर पहले भी आपको पता था, 2 बार शायद रिपीट हुआ है। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जो कि एक साइंटिस्ट हैं, यही उसके चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरीरंगन थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 targets 100% gross enrollment ratio, that is GER, from pre-school to secondary level by which year। तो बेटा 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का टारगेट प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक रखा गया है, उसको अचीव कब तक करना है। तो बेटा इसका प्रश्न का जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है 2023 मतलब 2023 में, या फिर 2025 में, 2027 में या 2030 में। तो बेटा इस प्रश्न का उत्तर है नंबर आप मान सकते हैं सी, नंबर 3, दैट इज 2035 तक। तो 2035 तक
आपका जो एजुकेशन का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बेटा, 1 सेकेंड, अच्छा ये तो इसका उत्तर है, 1 सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है 1930। 1930 तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल इसको अचीव करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 में एम टू इंक्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन फ्रॉम 26.3% जो कि 2018 में था, उसको 50% तक करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, 1935 का आंसर है। 1935 तक सरकार जो कि 26.3 प्रेजेंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में, उसको 50% तक बढ़ाने का टारगेट रखा गया है 2035 तक। ठीक है जी, सी इसका आंसर है। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर चेंज देखने को मिला है एजुकेशन पॉलिसी में, उसके ऊपर प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। विद रिगार्डिंग मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन इन यूजी स्ट्रीम, मतलब अंडर ग्रेजुएट में बहुत सारे एग्जिट और एंट्री का स्कीम ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। विच द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच करेक्टली, इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला है 1 सर्टिफिकेट आफ्टर 1 ईयर, अगर आप 1 साल यूजी में पढ़ते तो 1 साल का 1 सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 एडवांस डिप्लोमा आफ्टर 2 ईयर, और 2 एडवांस डिप्लोमा दिए जाएंगे 2 साल के बाद। या फिर 3 ईयर का बैचलर डिग्री आफ्टर 3 ईयर, ये दी जाएगी। या फिर 4 ईयर बैचलर विद रिसर्च आफ्टर 5 ईयर। तो बेटा इसका गलत ऑप्शन है, गलत आंसर है नंबर 4, फोर बैचलर्स विद रिसर्च आफ्टर 5 ईयर, ये गलत ऑप्शन दे रखा है। जो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन है वो सही है। ये ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन हाँ 1 साल अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल आप पढ़ते हैं तो आपको 2 एडवांस डिप्लोमा मिलेंगे, और 3 साल में आपको बैचलर डिग्री मिलेगी, और 4 साल में आपको ऑनर्स की डिग्री दी जाती है। ये नया चीज देखने को आपको मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल बी ब्रॉड बैक इनटू मेन स्ट्रीम अंडर एनईपी 2020, कितने बच्चों को जो कि मेन स्ट्रीम से, स्कूल चिल्ड्रन जो कि मेन स्ट्रीम से निकल चुके हैं, एजुकेशन शिक्षा छोड़ चुके हैं, उनको दोबारा से एजुकेशन में लाने के लिए प्रयत्न किया जाएगा। तो बेटा उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 2 करोड़। तो टारगेट रखा गया 2 करोड़ बच्चों को जो कि स्कूली शिक्षा से बाहर निकल चुके हैं, उनको दोबारा स्कूली शिक्षा में, मतलब शिक्षा के मेन स्ट्रीम में लेकर के आया जाएगा। इसका टारगेट है 2 करोड़। अगला प्रश्न है, जो नया स्ट्रक्चर है 10+2 का, उसको चेंज करके किस स्कूली शिक्षा के नए स्ट्रक्चर में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो जैसा आप सभी से मैंने बताया, इस प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका उत्तर है 5 + 3 + 4, दैट इज इसका आंसर है नंबर 1। 5 + 3 + 3 + 4, 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 साल के बच्चों के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल करिकुलम एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, NCP FECCE for children up to age of 8 will be developed by which organization? 8 साल तक के बच्चों के लिए करिकुलर और पेडागॉगी फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, जिसका पूरा नाम है नेशनल करिकुलर एंड पेडागॉगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये जो फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है करिकुलर और पेडागॉगी को लेकर के, इसको डेवलप करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? नंबर 1 नीति आयोग, नंबर 2 NCERT, नंबर 3 AICTE या फिर NCTE। तो बेटा इसका आंसर है NCERT। NCERT को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो करिकुलर और पेडागॉगिकल फ्रेमवर्क तैयार करे, जी हाँ, चिल्ड्रन अप टू एज 8 के लिए, ताकि उनके लिए एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था की निर्माण किया जा सके, और एक नए दृष्टिकोण के साथ हम बच्चों में शिक्षा को फिर से बढ़ा सके। तो इसका आंसर बेटा है NCERT, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और NCPFECCE का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है, नेशनल करिकुलर एंड पेडागॉगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल फॉर ऑल लर्नर्स बाई ग्रेड 3 बाई 2025 विल बी प्रिपेयर्ड बाई। एक प्लान प्रिपेयर किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, जो कि प्लान ऑफ एक्शन होगा, जिसके थ्रू हम यूनिवर्सल फाउंडेशन
लिटरेसी और न्यूमरेसी का तैयार कर पाएंगे सभी प्राइमरी स्कूलों में ग्रेड 3 तक बाई 2025 तक। तो इस प्लान को कौन तैयार करेगा, कौन इम्प्लीमेंट करने वाला है? तो इम्प्लीमेंटेशन प्लान कौन तैयार करेगा? सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या फिर नीति आयोग? तो बेटा ये जो प्लान दिया गया है नीपी पॉलिसी में, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान स्टेट्स को बनाना होगा। स्टेट्स बनाएंगे ताकि 2025 तक इस प्लान को लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स, यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स का जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान है वो तैयार करेगा स्टेट्स। स्टेट्स को ये जिम्मेदारी दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बेटा वोकेशनल एजुकेशन, जिसको कहते हैं स्किल एजुकेशन भी कहते हैं। तो स्किल एजुकेशन विल स्टार्ट इन स्कूल फ्रॉम दी विच ग्रेड दैट विल आल्सो इंक्लूड इंटर्नशिप, जिससे बच्चों को इंटर्नशिप प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी, न सिर्फ केवल किताबी ज्ञान। वोकेशनल और इंटर्नशिप एजुकेशन किस क्लास से स्टार्ट किया जाएगा, किस ग्रेड से? इसका बेटा उत्तर है ग्रेड 6 से। अब बच्चों को ग्रेड 6 से वोकेशनल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और बहुत सारे प्रैक्टिकल एजुकेशन के माध्यम से उनको स्किल्ड बनाया जाएगा, न कि सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बेटा नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, दैट इज NCFSC 2020 एंड 21 विल बी डेवलप बाई, किसके द्वारा नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन डेवलप किया जाएगा 2020-21 के तक? तो बेटा इसका आंसर है NCERT खुद। जैसा आपको पता है, जी हाँ, एजुकेशनल करिकुलर और फ्रेमवर्क को NCERT ही तैयार करती है। तो NCERT को ही जिम्मेदारी दी गई कि स्कूल एजुकेशन के लिए वो एक नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क तैयार करे 2020-21। तो आप सभी को ये सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से तैयार करने हैं। ऑल दी क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NTA नेट के एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसके अलावा भी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बेटा एज पर NEP 2020 नेशनल असेसमेंट सेंटर, जिसको कहा गया है परख, इसकी स्थापना की जाएगी, विल बी सेटअप एज स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, जो कि स्टैंडर्ड सेट करेगी। व्हाट डज लेटर R स्टैंड फॉर इन परख? परख में जो R लेटर है दैट इज थर्ड लेटर, उसका अर्थ क्या है? रिवाइज, रैशनल, रिव्यू या फिर रिवाइवल? तो बेटा इसका आंसर है, पहले हम समझते हैं कि असेसमेंट जो नेशनल असेसमेंट सेंटर है उसमें परख है क्या, और इसके हर एक शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर है बेटा रिव्यू। तो रिव्यू इसका थर्ड आंसर है, रिव्यू इसका आंसर है। तो इसको बारे में पढ़ के देखते हैं। रिडक्शन इन करिकुलर टू कोर कॉन्सेप्ट, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा लेंदी सिलेबस नहीं होगा, कोर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए NCERT करिकुलर तैयार कर रही है। तो एक नेशनल असेसमेंट सेंटर तैयार किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, जो कि परख इनिशिएटिव के थ्रू स्टार्ट किया गया। परख का जो फुल फॉर्म बेटा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, टू बी सेटअप एज एन स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी फॉर ऑल रिकॉग्नाइज स्कूल बोर्ड। तो बैगलेस डेज इन स्कूल की शुरुआत किया जाएगा, जिसमें कोर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाएगा, और जो इनिशिएटिव है परख की, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसके तहत बच्चों में एक नए प्रतिभा का विकास, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, और करिकुलर को बढ़ाने नहीं, कोर कॉन्सेप्ट पे ध्यान केंद्रित करने पे ध्यान दिया जाएगा। तो नेशनल असेसमेंट सेंटर का काम यही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो परख का फुल फॉर्म याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है बेटा विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड मेंशन इन NEP 2020? NEP में 2020 में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? पहला, जेंडर इंक्लूजन फंड, बाल भवन, सामाजिक चेतना केंद्र या फिर जोनल टैलेंट हंट? तो बेटा इसका आंसर है जोनल टैलेंट हंट। जोनल टैलेंट हंट नाम का कोई भी संस्था या कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया है NEP पॉलिसी 2020 में, लेकिन जेंडर इंक्लूजन फंड, बाल भवन एंड सामाजिक चेतना केंद्र के बारे में प्रोविजंस किए गए हैं। तो इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। जेंडर इंक्लूजन फंड क्या है, बाल भवन क्या है, एंड सामाजिक चेतना केंद्र क्या है? NEP 2020 हैज़ इंट्रोड्यूस जेंडर इंक्लूजन फंड एंड स्पेशल एजुकेशन जोन। तो बेटा एक बहुत बड़ी शुरुआत की गई है इसके द्वारा, स्पेशल एजुकेशन जोन की भी शुरुआत की गई है, टू इंश्योर एजुकेशन फॉर द सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, दैट इज SEDGs के लिए,
जेंडर इंक्लूजन फंड और स्पेशल एजुकेशन जोन की बनाने की बात कही गई है, विच इंक्लूड जेंडर, सोशल, कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज एंड डिसेबिलिटीज। द स्टूडेंट हु आर डिफरेंटली एबल्ड, जो कि चैलेंज बच्चे हैं, विल बी हेल्प टू फुल्ली पार्टिसिपेट इन द रेगुलर स्कूलिंग प्रोसेस फ्रॉम द फाउंडेशनल स्टेज टू हायर एजुकेशन। तो बेटा स्पेशल बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से जोड़ने के लिए दो इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं। पहला जेंडर इंक्लूजन फंड, जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, और दूसरा स्पेशल एजुकेशन जोन। स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे इन बच्चों के लिए, जो कि सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए होगा स्पेशली। इसके अलावा एवरी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट विल बी इनकरेज टू स्टैब्लिश बाल भवन एज ए स्पेशली डे टाइम बोर्डिंग स्कूल टू पार्टिसिपेट इन आर्ट रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड एंड प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़। सभी डिस्ट्रिक्ट और सभी स्कूलों में बाल भवन बनाए जाएंगे। उस बाल भवन की खासियत ये होगी वो डे टाइम बोर्डिंग स्कूल होगा, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, कैरियर ओरिएंटेड एक्टिविटी एंड प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, ताकि उनके अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट लाया जा सके। इसके अलावा फ्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड एज सामाजिक चेतना केंद्र। और अगर कहीं पे भी कोई भी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री पड़ा हुआ है, उसको हम सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में यूज़ करेंगे, और वहाँ पर सोशल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन और बच्चों में नैतिक शिक्षा, एथिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उसको यूज़ किया जाएगा, जिसको कहा जाए सामाजिक चेतना केंद्र। तो बेटा ये सारी 3 एक्टिविटीज़ थी, 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव थी, जो कि एनईपी पॉलिसी 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी था। हमने आपको ब्रीफ किया। जोनल टैलेंट हंट के नाम की कोई इनिशिएटिव नहीं ली गई है। इसका आंसर जोनल टैलेंट हंट था, जो कि इसमें डिस्कस नहीं किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बेटा, व्हाट डज लेटर पी स्टैंड फॉर इन एनपीएसटी दैट फाइंड्स मेंशन इन एनईपी 2020। एनईपी 2020 में एनपीएसटी में पी का क्या मतलब है? पहले तो हमें समझना है कि एनपीएसटी है क्या। तो बेटा पी की अगर बात करें तो पी का फुल फॉर्म है प्रोफेशनल। इसका आंसर है प्रोफेशनल। तो चलिए समझ के देखते हैं कि आखिर एनपीएसटी है क्या। तो एनपीएसटी का फुल फॉर्म बेटा नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। अ कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, दैट इज एनपीएसटी, विल बी डेवलप्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, दैट इज एनसीईआरटी, बाई 2022। 2022 तक एजुकेशन में टीचर्स के लिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा एनसीईआरटी के द्वारा 2022 तक, इन कंसल्टेशन विद एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी। और एनसीईआरटी और एससीईआरटी आपस में कंसल्ट करके इसको बनाएंगे टीचर्स एंड एक्सपर्ट्स के साथ अक्रॉस लेवल एंड रीजन्स। तो बेटा इसका फुल फॉर्म था प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। तो एन फॉर नेशनल, पी फॉर प्रोफेशनल, एस फॉर स्टैंडर्ड एंड टी फॉर टीचर्स। याद कर लीजिए, इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इन 2020 एनईपी पॉलिसी। अगला प्रश्न है, नंबर ऑफ न्यू सीट्स दैट विल बी एडेड टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। नए कितने सीटों को बढ़ाया जाएगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उनको एक्सपेंड करके। तो बेटा इसका आंसर है 3.5 करोड़। तो करेक्ट आंसर इज 3.5 करोड़। इसमें आंसर, हाँ यहाँ पे इसका आंसर है बेटा नंबर डी, दैट इज 4th वन। आपको सबसे लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा डी, उसका आंसर है बेटा 3.5 करोड़। ये इसका आंसर है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 3.5 करोड़। अगला प्रश्न है आपका जी, अगला प्रश्न बेटा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज HECI, दैट विल बी एक्ट एज अ सिंगल ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला बॉडी फॉर एंटायर हायर एजुकेशन, डज नॉट इंक्लूड विच एजुकेशन सेक्टर। अब पूरे भारत में शिक्षा व्यवस्था, उच्च शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी, लेकिन बेटा उसमें 2 एजुकेशन शिक्षा को नहीं रखा जाएगा, मतलब उसको वो कंट्रोल नहीं करेगा। वो क्या है? मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, लीगल एजुकेशन इंजीनियरिंग, या फिर मैनेजमेंट एंड मेडिकल।
तो बेटा इसका आंसर है मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। मेडिकल और लीगल एजुकेशन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत नहीं कवर होगा, इसके लिए अलग स्पेशलाइज बॉडी रहेगी, जैसा कि अभी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये दो रहेंगे। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर नंबर 1 मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। एफिलिएशन ऑफ कॉलेज इज टू बी फेज्ड आउट इन हाउ मेनी ईयर्स। आपको पता है बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेज जो होते हैं वो एफिलिएटेड होते हैं यूनिवर्सिटीज़ से बहुत सारी। तो बेटा अगर कोई कॉलेज एफिलिएटेड है किसी यूनिवर्सिटी से तो कितने साल बाद उसे एफिलिएशन का जो टैग है वो हटा दिया जाएगा, उसको इंडिपेंडेंट दर्जा दे दिया जाएगा, ताकि वो अपना इंडिपेंडेंट डिग्री दे सकती है। वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी के तौर पर डिग्री भी दे सकती है, रिसर्च भी करवा सकती है। तो वो कितने सालों तक है? तो बेटा इसका आंसर है 15 साल। 15 ईयर बाद एफिलिएटेड कॉलेज का जो टैग लगा वो हटा करके उसे इंडिपेंडेंट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी घोषित कर दी जाएगी। डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी के ऊपर। अगला प्रश्न, एज पर NEP 2020 NMM क्या है? एज पर NEP 2020 NMM स्टैंड फॉर नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग, नेशनल मरीटाइम म्यूजियम या फिर न्यू मल्टीडिसिप्लिनरी मिशन और नेट मार्केट मेकर। तो बेटा इसका आंसर है नंबर आपका नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग नंबर 1, दैट इज नंबर फर्स्ट, नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग। तो इसका फुल फॉर्म बेटा नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सेशन आप सभी के लिए NEP पॉलिसी 2020 के ऊपर। आई होप कि आप सभी को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं और इन प्रश्न से बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनको तैयार कर लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए, और कोई भी कहीं पे एक परेशानी हो आपको तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं एक तरीके से मैं शिक्षा के प्रति बहुत समर्पित रहना चाहता हूँ और शिक्षा ने मुझे जीवन में बहुत आगे पहुँचाया है। जो कुछ भी दिया है शिक्षा ने मुझे दिया है, तो मैं शिक्षा को कुछ अर्पित करके जाना चाहता हूँ। तो मेरे चैनल पर बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोशिश करेंगे कि आपको क्वालिटेटिव एजुकेशन से जोड़ें और जो इम्पोर्टेंट कंटेंट हैं आप सभी तक पहुँचाएँ अपने कंटेंट, क्योंकि ये लड़ाई खुद को साबित करने की है और इस लड़ाई में जंग खुद से खुद की जीत की है कि हर दिन हर पल हम अपने आप को कैसे किस तरीके से बेहतर बनाएंगे। तो ये सेशन था, मैं आपका अपना विशाल वर्मा। जी हाँ, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स एंड टेक्निक्स शिक्षा में बेहतर करने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए UCRT, TMT, SSA, MST और DE एंड 3D अप्रोच ऑफ लर्निंग को फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे फॉलो कर लीजिए, और आने वाले अन्य सारे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में आप सभी के साथ मैं रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें अनलर्न विद विशाल वर्मा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर।